आज के इस वीडियो में बात करेंगे द इंडिविजुअल एंड सोसाइटी के बारे में। ठीक है। चैप्टर 5 है हमारा ये, और वीडियो भी 5 है। इससे पहले 4 चैप्टर हम इंडिविजुअल एंड सोसाइटी पे बना चुके हैं। आपके लिए लिंक दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में, तो वहाँ से आप देख लेंगे। देखिए, जो चैप्टर 5 है वो है बोसम फ्रेंड, और इसको लिखा है हीरा बंसोडे ने। बोसम फ्रेंड एक कविता है, फियाद, जिसको 1984 में लिखा गया था। उसकी कुछ लाइनें हैं जिनको हीरा बंसोडे ने बोसम फ्रेंड पोएम के अंदर, उन लाइनों को इन्होंने एक्सप्लेन किया है। तो इसको हम डिटेल से समझेंगे, पढ़ेंगे इसको अच्छे से। बोसम फ्रेंड की हिंदी में आपको बता देता हूँ। बोसम फ्रेंड होता है घनिष्ठ मित्र। जो काफ़ी घनिष्ठ मित्र होते हैं उनको कहते हैं बोसम फ्रेंड। जो एक दूसरे के काफ़ी क्लोज फ्रेंड होते हैं उनको बोलते हैं। इंस्टा पे आप मुझे फॉलो कर सकते हो। आपकी कोई क्वेरी है, क्वेश्चन है, तो आप मुझसे आप पूछ सकते हो। टेलीग्राम पे जाके ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए, @एकलव्य स्नातक 1। यहाँ पर आपको जो वीडियो में पढ़ाया जाता है उसकी PDF मिल जाती है। ठीक है, आप फ्री में यहाँ पे डाउनलोड कर सकते हो जाके। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। हीरा बंसोडे कौन थी, सबसे पहले ये समझ लेते हैं। देखिए, हीरा बंसोडे एक महिला कवि थी। ठीक है, उन्होंने दलित महिलाओं के साथ हो रहे अत्याचारों को अपनी कविताओं के माध्यम से बताया कि किस तरीके से दलित महिलाओं के साथ अन्यायपूर्ण व्यवहार हुआ करता था। अपनी कविताओं में उन्होंने दलित महिलाओं के साथ जो व्यवहार हुआ उसको प्रदर्शित किया, बताया, और उनकी आवाज़ बनकर उभरी। हीरा बंसोडे जो थी, इन्होंने हायर एजुकेशन कंप्लीट की, और इनके हस्बैंड ने और इनके फादर इन लॉ ने, यानी जो इनके ससुर थे, इन दोनों ने इनको हमेशा इनक्रेज किया, इनके साथ इनको सपोर्ट किया, इनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़े रहे। हर जगह इनको मॉरल, एजुकेशनल, ठीक है, सपोर्ट दिया, जिसकी वजह से इन्होंने हायर एजुकेशन प्राप्त की, यानी उच्च शिक्षा प्राप्त की। और इसके साथ साथ उन्होंने एक गवर्नमेंट जॉब भी की, सरकारी नौकरी की। रेलवे में, इंडियन रेलवे में इन्होंने एक सरकारी नौकरी भी की थी। इसी में रहते रहते इन्होंने लिखना शुरू किया था। ठीक है, दलित महिलाओं पर इन्होंने अपनी कविताएं लिखी। दलित महिलाओं का पर जो क्या व्यवहार हुआ था होता था उनके साथ, अन्यायपूर्ण जो व्यवहार हुआ करता था, ठीक है, उसको इन्होंने अपनी कविताओं के माध्यम से बताया। जो इनकी कविताएं हुआ करती थी वो काफ़ी जेंटल हुआ करती थी और अंडरस्टैंडेबल हुआ करती थी, यानी आसानी से इनकी कविताओं को लोग समझ सकते थे। ठीक है, जेंटल होती थी, अंडरस्टैंडेबल होती थी, और ये अच्छे तरीके से, या कहते हैं प्रभावपूर्ण तरीके से, दलित महिलाओं के पर हो रहे अत्याचारों को, इन्होंने जो उनका पेन था उनको समझने में ये काफ़ी सक्सेसफुल रही, और उनके उन पे जो अत्याचार हुए, उनका जो दर्द था, वो इन्होंने अपने कलम के माध्यम से लोगों तक पहुंचाया। देखिए, दलित जो जितने भी पोइट्स थे, जिन्होंने जो दलित वुमेन पोइट्स कहलाते थे, यानी जिन्होंने दलित महिलाओं के बारे में लिखा, उन्होंने क्या कहा कि दलित होना तो अपने आप में एक अभिशाप था ही उस समय, लेकिन दलित महिला होना वो और भी बड़ा अभिशाप था। यानी दलित वर्ग के साथ तो अन्याय होता ही था, और दलित महिला के साथ दुगना अन्याय होता था। यानी दलित महिला को इन्होंने कहा कि वो एक ड्रम की तरह थी, और वो दोनों साइड से बजती थी। यानी कि उनको उनके समाज के द्वारा भी शोषित किया जाता था, और उच्च वर्ग के साथ, उच्च वर्ग के द्वारा तो उनको अन्यायपूर्ण उनके साथ व्यवहार या उनका शोषण जो है वो किया ही जाता था। तो उनका कहना ये था कि दलित होना तो अभिशाप था ही उन दिनों, इसके साथ साथ दलित महिला होना ये इससे भी बड़ा अभिशाप था। चलिए अब स्टार्ट करते हैं बॉसम फ्रेंड, जो हमारी कविता है, इसको स्टार्ट करते हैं। कविता के कुछ लाइनें हैं इसके अंदर जिनको हम डिटेल से पढ़ेंगे। ठीक है, उनको एक्सप्लेन किया गया है हीरा बंसोडे के द्वारा। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं पोएम को। देखिए, फियाद नाम की पोएम मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था, 1984 में फियाद नामक एक कविता थी जिसको लिखा गया था। उसके कुछ लाइनें हैं जो इस बॉसम फ्रेंड कविता के अंदर ली गई है, और उन्हीं को एक्सप्लेन किया गया है। ठीक है, तो ये जो पोएम का टाइटल है ये बताता है हमें बॉसम फ्रेंड के बारे में, यानी घनिष्ठ मित्रों के बारे में। लेकिन इस पोएम में ऐसा है नहीं। होता क्या है, देखिए स्टार्ट करते हैं। पोएम स्टार्ट कहाँ से होती है? मित्र होती है, पोएट, पोएट होता है, कवियत्री होती है, कवि, ठीक है, उसकी फ्रेंड होती है एक। तो होता क्या है, ये अपनी फ्रेंड को डिनर पर इनविटेशन देती है आने के लिए। लेकिन जो इसकी फ्रेंड होती है
कवि की जो फ्रेंड होती है, पोइट्स की जो फ्रेंड होती है, वो उच्च वर्ग से होती है, उच्च जाति की होती है। तो कवि उस फ्रेंड को डिनर के लिए इनविटेशन देती है, तो उसकी फ्रेंड इनविटेशन को एक्सेप्ट कर लेती है। ठीक है, एक्सेप्ट करने के बाद वो उसके घर आती है खाना खाने के लिए, रात का भोजन करने के लिए उनके घर को, उसके घर को विजिट करती है। तो इसको इनविटेशन को एक्सेप्ट करने के साथ ही कवि सोचता है अपने मन में, कवि क्या सोचती है कि देखिए समाज से जो बुराइयां हैं वो खत्म हो गई है, अब कहीं ना कहीं लोग जो है लोग उठ रहे हैं, और जो भी दलित वर्ग है उसके उसके सपोर्ट में लोग आ रहे हैं। ठीक है, लोगों का दृष्टिकोण बदल रहा है। उनका सोचना ये था उस समय पे, जिस समय उन्होंने इनविटेशन एक्सेप्ट कर लिया था उनकी फ्रेंड ने, कि ये जो महिला है मेरी दोस्त है, ठीक है, ये कहीं ना कहीं दलित या छुआछूत में भेदभाव इन पे विश्वास नहीं रखती, और ये दोस्ती को ऊपर समझती है। ठीक है, तो इन सब चीज़ों को देख के वो सरप्राइज हो जाती है कि कितनी अच्छी महिला है ये। ठीक है, इनके अंदर ना कोई घमंड है और ना ये जाति पाति को मानती है। ठीक है, ये ना ये कास्ट सिस्टम को मानती है, ना ये अनटचेबिलिटी को मानती है। इन सब चीज़ों को दूर करते हुए ये मेरे घर पर आ रही है डिनर करने के लिए, मुझसे मिलने के लिए, तो कितना अच्छा है, कितनी काफ़ी हाइपोथेसिस बना लेता है कवि जो होती है इसके अंदर, काफ़ी हाइपोथेसिस बना लेती है अपनी फ्रेंड के लिए कि मेरी फ्रेंड जो है वो कितनी अच्छी है, और वो कास्ट सिस्टम से ऊपर उठ चुकी है। ठीक है, वो अनटचेबल से ऊपर उठ चुकी है, छुआछूत से ऊपर उठ चुकी है, जातिवाद से ऊपर उठ चुकी है। तो इन चीज़ों को लेकर कवि जो होती है वो हाइपोथेसिस काफ़ी ज़्यादा बना लेती है, और अपनी फ्रेंड का वो इस तरीके से अपने दिमाग में उसको प्रेजेंट करती है कि मेरी फ्रेंड एक अलग है, वो इस टचेबल वाली जो दुनिया है जिसमें दलित वर्ग का शोषण किया जाता है वो इससे अलग है। अब देखिए होता क्या है सेकंड पैराग्राफ के अंदर, जो उसकी एक्सेप्टेशंस होती है, यानी जो पोइट के मन में एक्सेप्टेशंस बन जाती है, ठीक है, जो भावनाएं बन जाती है, ठीक है, जो उम्मीदें बन जाती है अपनी फ्रेंड से, वो आघात हो जाती है, कहीं ना कहीं वो टूट जाती है। सेकंड पैराग्राफ में होता क्या है, जब जो कवि जो होती है इसके अंदर, ठीक है, वो खाना परोसती है अपनी फ्रेंड के लिए खाना डालती है, तो खाना डालने का तरीका देखिए उच्च वर्ग का अलग होता है और निम्न वर्ग का अलग होता है। यानी कहीं ना कहीं जो दलित होते हैं वो देखिए गरीब होते हैं, उनके पास वो सुख साधन नहीं हो पाते जो उच्च वर्ग के पास होते हैं, उनका तौर तरीका रहन सहन सब कुछ अलग होता है। तो वो अपनी फ्रेंड के लिए खाना परोसती है, उसकी फ्रेंड जो उसका खाना परोसने का तरीका होता है उसको देख के वो खुश नहीं होती, उसे काफ़ी भद्दा लगता है, बुरा लगता है, और वो इस खाना परोसने के तरीके से उसको ये बोल देती है कवि को, अपनी फ्रेंड को, कि यू स्टिल डोंट नो हाउ टू सर्व फूड, ट्रूली यू फोक विल नेवर चेंज। कहती है कि तुम लोग कभी नहीं सुधरोगे, और तुम लोगों को ये भी नहीं पता कि खाना किस तरीके से परोसा जाता है, और वो ये भी बोलती है कि तुम लोग कभी इम्प्रूव नहीं कर सकते, तुम जैसे हो तुम वैसे ही रहोगे, तुम कभी नहीं सुधर सकते। तो वो ऐसी बात बोल देती है कवि को, ठीक है, अपनी फ्रेंड को। अब ये बात सुनने के बाद क्या होता है, एकदम से कवि जो है वो धक्का लगता है। ठीक है, इसके साथ साथ एक चीज़ और भी होती है जो फील होती है उसको, किसको, कवि को बहुत फील होती है, उसे अपने आप पे, मतलब वो रियलाइज़ करती है कि ये क्या बोल गया, वो क्या बटर मिल्क जो है वो सर्व नहीं कर पाती। ठीक है, अपनी फ्रेंड को बटर मिल्क नहीं दे पाती, तो इसके लिए भी वो बोल देती है कि आपने मुझे बटर मिल्क से सर्व नहीं किया, मुझे बटर मिल्क बोलते हैं बेसिकली लस्सी को, आपको बताओ तो। ठीक है, लस्सी उसको नहीं मिलती, तो वो ये भी बोल देती है कि आपने मुझे लस्सी भी सर्व नहीं की, आपको आप कैसे खाना परोसते हो। तो इन सब चीज़ों को लेके उनके बीच आर्ग्यूमेंट चलता है। तो ये कवि को अंदर से तोड़ देती है। ठीक है, कवि एकदम से जो उसने फर्स्ट पैराग्राफ के अंदर हाइपोथेसिस या अपनी फ्रेंड को लेकर जो उसकी एक्सेप्टेशंस थी वो सब जो बनी थी, ठीक है, उसका जो दृष्टिकोण बना था वो सब कुछ एकदम से टूट जाता है, और पोइट्स वेकअप्स द रियलिटी, और फिर वो रियलिटी में आ जाती है। अब रियलिटी में आने के बाद वो क्या देखती है कि देखिए, हालांकि उस महिला ने, जो उसकी फ्रेंड थी, वो उसके घर पर आती है उससे मिलने के लिए, लेकिन जो उसकी एक्सेप्टेशंस होती है वो उसके लिए गलत होती है। और उसका कहना ये था कि जो भी इनविटेशन तो उसने ले लिया, उसका फिजिकली तो वो वहाँ पे आ गई, लेकिन जो मेंटल लेवल था, जो उसका मानसिक स्तर था, कहीं ना कहीं वो आज भी उसकी फ्रेंड का जो मानसिक स्तर था वो कहीं ना कहीं उच्च वर्ग से ही बिलोंग करता है। यानी दिमाग से उसने अपने आप को कभी वो नहीं बनाया कि वो दलित के साथ है। ठीक है, उसने उसकी भावनाओं को नहीं समझा, उसकी भावनाओं की कदर नहीं की, और कहीं ना कहीं उसके दिमाग में यही था कि जो मेरी फ्रेंड तो है लेकिन है ये दलित ही। ठीक है, फिजिकली तो उसने बैरियर्स को तोड़ दिया, यानी फिजिकली तो वो उसके घर आ गई,
हालांकि घर आना भी एक बहुत बड़ी बात होती थी, घर पे आके डिनर करना भी एक बड़ी बात होती थी, वो तो उसने कर दिया। लेकिन जो दिमाग में उसके चल रहा था कि ये दलित है, ठीक है, और जो उसने बोला उस समय, वो उस चीज़ों को चेंज नहीं कर पाई, ठीक है, दिमाग से उन चीज़ों को नहीं हटा पाई, उन ट्रेडिशंस को वो चेंज नहीं कर पाई जो वो कर सकती थी, ऐसा नहीं हुआ। तो ये सब चीज़ें कवि को काफ़ी ज़्यादा अंदर से तोड़ देती है, और वो अंदर अंदर सोचती है कि देखिए एक मुलाकात से कभी समाज नहीं बदल पाएगा। अगर इस समाज को बदलना होगा, इस समाज में अगर दलित वर्ग को अपने अधिकार हासिल करने होंगे, ठीक है, उन्हें समाज में इज्जत हासिल करनी होगी, तो किसी भी उच्च वर्ग के साथ एक मुलाकात से ही नहीं हो सकता। इसको चेंज करने के लिए एक बड़े आंदोलन की जरूरत होगी, एक बड़े बदलाव की जरूरत होगी। तो इसके साथ ही पोएम खत्म हो जाती है, और पोएम में लास्ट में पोएम जो खत्म होती है तो वो दो सवाल छोड़कर जाती है। दो सवाल क्या होते हैं? पहला सवाल ये होता है, देखिए, कि आर यू गोइंग टू टेल मी वट मिस्टेक आई मेड, यानी कि क्या मुझे आप बता सकते हैं कि मेरी गलती क्या थी। और दूसरा ये था कि आर यू गोइंग टू टेल मी माई मिस्टेक, क्या तुम ये भी बता सकते हो कि मेरी ही गलतियाँ थी। तो ये दो बहुत बड़े क्वेश्चंस थे जो कविता लास्ट में छोड़कर चली जाती है, कवि जो है लास्ट में छोड़ के जाता है कि क्या मैंने गलती की, क्या, और मैंने क्या गलतियाँ की, यानी मैंने, पहली बात तो मैंने ही गलती की थी, और गलती मैंने की तो क्या गलती की, ठीक है। ये दो क्वेश्चन है जिनके बारे में आप भी सोचिए कि क्या उससे सच में गलती हुई, खाना परोसना कोई गलती है, बटर मिल्क ना दे पाना कोई गलती है, तो ये कोई गलतियाँ थी, ठीक है। ये दो क्वेश्चंस को वो छोड़ के चली जाती है, और लास्ट में वो ये भी बोलती है इसके साथ साथ, देखिए फ्रेंड का जो मतलब होता है, ठीक है, जो मित्र जो होता है उनका क्या मतलब होता है, जब भी वो एक दूसरे के साथ मिलते हैं तो उनका काम होता है, या फिर काम कह सकते हैं, या फिर जो उनकी फीलिंग्स होनी चाहिए एक दूसरे के लिए, वो होनी चाहिए टू शेयर, ठीक है, टू बी टुगेदर, एक साथ रहना, एक साथ अपनी बातों को शेयर करना, इमोशनली एंड सोशली बॉन्ड अप, मतलब इन दोनों के बीच में एक बॉन्ड होना चाहिए आपस में, ठीक है, जुड़ाव होना चाहिए, इमोशनली भी सोशली भी, एक दूसरे की फिक्र होनी चाहिए, एक दूसरे, ना कि ये हो कि वो एक दूसरे की गलतियां निकाले, या फिर ये देखेंगे वो कितना अमीर है वो कितना गरीब है, या फिर ये देखेंगे उसकी जाति क्या है इसकी जाति क्या है, ये सब ना होने के, ये सब नहीं होना चाहिए। होना क्या चाहिए, जब भी वो एक दूसरे के मिले तो एक दूसरे के साथ रहें, एक दूसरे के साथ टाइम बिताएं, अपनी बातों को शेयर करें, ठीक है, अपने खाना पीना इन सब चीज़ों को शेयर करके खाएं, ये होता है पर्सपेक्टिव एक रियल फ्रेंड का, ठीक है। तो इन चीज़ों को जो उस समय का समाज था वो एक्सेप्ट नहीं कर पा रहा था, जो उच्च वर्ग था, ठीक है, वो एक्सेप्ट नहीं कर पा रहा था, तो दलित महिलाओं को उस समय बहुत परेशानियों का सामना करना पड़ता था, के साथ जो व्यवहार होता था वो काफ़ी अच्छा नहीं था। तो ये पोएम थी हीरा बंसोड़े की ऑसम फ्रेंड। मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर के साथ, तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। धन्यवाद।